सर क्लास 12 के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और अब हमारा सपना है सीए बनने का। अब सीए बनने के सपने के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है सीए फाउंडेशन। तो अब आप हमें बताइए कि सीए फाउंडेशन की तैयारी हम किस तरीके से स्टार्ट करें, किस तरीके से आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी अभी हमने क्लास 12 के एग्जाम दिए हैं। तो किस तरीके से हमें चीजों को उठाना चाहिए कि हमारे लिए कुछ फायदेमंद हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमने कुछ पढ़े होंगे। तो जी हाँ, अब हम आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं आपके साथ कि किस तरीके से आपको अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए सीए फाउंडेशन की स्टार्ट करनी है जर्नी, जब आपके क्लास 12 के एग्जाम ओवर हो चुके हैं, क्लास 12 को आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब बात करें अगर क्लास 12 के साथ सीए फाउंडेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्या और कैसे करना पड़ेगा, उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 12 के साथ सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर सीए फाउंडेशन एक अपने आप में प्रोफेशनल एग्जाम है और क्लास 12 अपने आप में भाई एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर होता है कि एक अच्छे स्कोर करना है यार क्लास 12 के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपको लेके चलना है साथ में क्लास 12 को और साथ में सीए फाउंडेशन को। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीए फाउंडेशन के अंदर 11th और 12th वाला सिलेबस भी होता है। ठीक है जी, 11th और 12th वाला सीए फाउंडेशन के अंदर, और क्लास 12 तो आपको प्रिपेयर करना ही है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यार कि सीए फाउंडेशन में क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ मेरे को सेम चीजें करनी है और कहाँ कहाँ मेरे को अलग अलग चीजें करनी है। तो आपको जैसे कि पता है सीए फाउंडेशन के अंदर पता 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग, सेकंड इज लॉ, थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, एंड फोर्थ वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। चारों के चारों जो सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के हैं। शुरू के जो 2 पेपर हैं वो सब्जेक्टिव हैं और बाकी के 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, बोले तो एमसीक्यू है। ठीक है जी, अब बात को समझे अगर हम, तो ज्यादातर जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए बेटा अकाउंट्स पहले से पढ़ी है आपने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर भी पढ़ा है और बिजनेस इकोनॉमिक्स वो भी पढ़ी है। ठीक है जी, अब कुछ बच्चे होंगे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो नॉन मैथ्स का भी हो, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो ये 2 सब्जेक्ट से तो हर कोई बच्चा वाकिफ है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से वो 3 सब्जेक्ट से वाकिफ है, बट हाँ ये वाला सब्जेक्ट तो हर एक के लिए नया है। अब जरा समझते हैं अकाउंट्स की। अगर सबसे पहले बात करें तो अकाउंट्स में क्या है, तो देखो अकाउंट्स में ना बहुत सारे टॉपिक्स आपको 11th और 12th वाले मैच कर जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अब जब स्टार्ट कर रहे हो आप अपनी स्टडीज, तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहले ना, जब भी आप स्टार्ट कर रहे होते हो सबसे पहले देखो कि क्या सिलेबस है, उसके अंदर मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर देखो बाइफरकेट कर दिया है। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर आते हैं यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट, अकाउंटिंग क्या है और रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इस तरीके से। तो वो आपने 11th 12th में ही पढ़े, यहाँ पर आपको सबसे पहले चैप्टर वही देखने को मिलता है। उसके अलावा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, तो ये आपने 11th और 12th में पढ़ा था। 11th के अंदर स्टार्टिंग हमारी यहीं से हुई थी सर। ठीक है जी, हाँ जी सर। उसके अलावा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाले टॉपिक पढ़े हुए हैं। इसके अलावा बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं 11th और 12th में। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन के अंदर यहाँ पर एक अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, वो नया है आपने, बट जिसके पास भी 11th 12th में अकाउंट थी उसने टॉपिक पढ़े हुए हैं। फाइनल अकाउंट्स भी पढ़ा हुआ है। एनपीओ, पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पर जो है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, ये सब है। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो ये वाले चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता कि पढ़े हुए तो यार आपको सब कुछ आता है। आप क्या करिए, अगर आप सीए फाउंडेशन को अपनी क्लास 12 के साथ चालू करना चाहते हो तो अपने अकाउंट्स को सबसे पहले उठाओ और इसके अंदर ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इनको अच्छे से पहले 11th 12th का रिवाइज कर लो, अपने पास जो नोट्स पड़े होंगे, आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और उसके बाद ना आईसीए मॉड्यूल को रेफर कर लो। आईसीए मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन है सिर्फ उनको देख लो कि यार उसमें क्या डिफरेंस है और क्या अलग है, कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा है। देखो क्लास 12th और 11th में टॉपिक मैच हो रहे हैं, बट ये नहीं है कि आप 100% मैच हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो उन सब चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर टाइम लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि आईसीआई मॉड्यूल, सीए फाउंडेशन के अंदर आईसीए मॉड्यूल को रेफर करिए। आईसीए मॉड्यूल के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और इलस्ट्रेशंस हैं, इसके अलावा आरटीपी, एमटीपी पास एग्जाम, इनको गो थ्रू कर लीजिए एटलीस्ट उन वाले चैप्टर्स के अंदर जो आपको आते हैं। तो 11th 12th का सिलेबस उठा के रिवाइज करिए अकाउंट सबसे पहले, यहाँ पर जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको उठा के रिवाइज करना चालू करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी पास एग्जाम के क्वेश्चन, जब आपने अपने कंसेप्ट अपने नोट देख लिए उसके बाद इनके आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी पास एग्जाम के क्वेश्चन, अब आपको लगेगा कि यार ये तो मेहनत हो रही है, तो इसके लिए आप हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक भी रेफर कर सकते हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर क्या है, आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी पास एग्जाम के क्वेश्चन की बेस्ट मर्जिंग है। अगर कोई चैप्टर जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टिफिकेशन है, अगर आप आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम करने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर ही 50 से 55 60 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बट हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस में इस चैप्टर के देखने के मिलेंगे आपको 20 से 25 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो आपके रिपीटिशन वाले क्वेश्चन थे वो क्या कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए और बता दिया भाई ये क्वेश्चन ना 5 दफे आ रहा है। तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक करते हैं तो आपको उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है किसी भी चैप्टर के लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं, हर एक किसी चैप्टर के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस बुक इज द बाइबल फॉर ऑल सीए कॉमेडी स्टूडेंट्स। तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को रेफर कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी, अब सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले 11 12 वाले टॉपिक्स को उठा के देख लिया अच्छे से। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी पास एग्जाम या फिर परफेक्ट प्रैक्टिस। ठीक है जी, हाँ जी, वो आपकी कॉल है कि आपको कैसे करना है।
तो आपने ये कर लिया, आपको दिखेगा अच्छा खासा सिलेबस हो गया है, ठीक है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, 11th-12th के साथ आराम से मैनेज कर सकते हो। तो ये होता है एक तरीका। इसके अलावा जो आपको नए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे हर एक बच्चे को 11th-12th के साथ, तो देखिए आपने पहले इन्वेंट्री AS2 नहीं पढ़ा है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अलावा एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन आप पहले पढ़ चुके हैं। एमोटाइजेशन बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन को एमोटाइजेशन कहते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बोनस इश्यू, राइट इश्यू एंड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अगर आपने पढ़ा भी है तो उसके अंदर भी कई सारे थोड़े से नए कंसेप्ट हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप के। तो ये वाले टॉपिक्स आपको नए पढ़ने पड़ेंगे, बट इन वाले टॉपिक्स को तो आप कर सकते हो ना। तो पहले इनको इन पे मेहनत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपको लगेगा अच्छा खासा सिलेबस हो रखा है। उसके बाद आपको इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अकाउंट्स को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं, और तरीका वही रहेगा। सबसे पहले कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट समझने के लिए आप किसी भी लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है 9.0, तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, पीपी बुक मिल जाएंगी और टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। देखो मेरी आपसे दरख्वास्त ये रहेगी, जो भी आप चैप्टर कर रहे हो ना, सबसे पहले कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद टेस्ट अगर आपने कर लिया और उसे चेक करा लिया, तो बिलीव मी वो चैप्टर वहीं पर 100% पक्का हो जाता है। तो अकाउंट्स की बात हो गई। अब लॉ तो भाई साहब आप सबके लिए नया ही है ना। तो लॉ के अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि आपने पहले पढ़ा है, हर एक बच्चे के लिए नया है, ठीक है जी। यहाँ पर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा है कि यहाँ पर 1 से 1.5 महीना लग जाता है ज्यादातर बच्चों को जो स्टार्ट में करते हैं और जिनके पास टाइम होता है थोड़ा सा। उसके अलावा सेल्स गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, LLP, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये वाले एक्ट्स हैं। आपको लगेगा सर ये तो सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर हैं, तो ये तो हम हमसे कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो लॉ के अंदर आपको क्या करना है, लॉ के अंदर ना हर एक बच्चे को कंसेप्ट तो समझ आ जाता है, बट लॉ के अंदर फिर भी हर एक को फोबिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना लॉ मांगती है हमसे राइटिंग प्रैक्टिस। रोज की 30 मिनट्स की राइटिंग प्रैक्टिस जिसने बना ली आदत, लॉ के लिए सबसे द बेस्ट सब्जेक्ट होगा, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी कह पाएंगे आप अगर आपने लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस की आदत बना ली। तो 30 मिनट की राइटिंग प्रैक्टिस जिसने आदत डाल ली, उसके लिए लॉ हमेशा ऐसा रहेगा कि यार ये तो सबसे आसान मेरे लिए सब्जेक्ट है, ठीक है। जिनको थ्योरी अच्छी लगती है उनको आसान रहेगा, बट यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 30 मिनट्स। इसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है जो मैंने आपको बता दिया, 30 मिनट की राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर, और क्वेश्चंस के लिए आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर्स तो आपको बताइए, आप यूट्यूब से देखते हैं, कहीं लेक्चर आपने ले रखा है, या हमारा 9.0 भी ले रखा है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है जी। तो वो भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसके अंदर अब ये नहीं बोल सकता कि आप ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया, आपको स्टार्ट यहीं से कर रहा है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड LR। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है, कौन से वाले बच्चों को, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है और जिनका नहीं है। जो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उन्हें शायद इतनी दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है उनको भी दिक्कत हो। तो जिनको भी दिक्कत है ना, मैं उनको हमेशा कहता हूँ भाई साहब आप स्टैटिस्टिक्स से चालू करिए। इसमें क्या चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है जी, कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये आपको पहले करने हैं, इंडेक्स नंबर, ठीक है जी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, इस तरीके से। तो आप ये चैप्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपका सैम्पलिंग है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, ये तो कर ही सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जिनको मैथ्स का फोबिया है वो स्टैटिस्टिक्स से चालू कर सकते हैं, या फिर LR। चार छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि नंबर सीरीज, ठीक है, जो बच्चों वाले चैप्टर है बिल्कुल, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सेटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन। तो ये 4 छोटे छोटे चैप्टर हैं इसके अंदर। तो जिनको भी मैथ्स का फोबिया है ना, मैं अपना क्वांटिटी से फोबिया है भाई साहब, देखो 40 नंबर का ही आना है, 20 नंबर का ही आना है और 40 नंबर का ही आना है। तो खाली पीली यहाँ से फोबिया से अच्छा है ना कि पहले मैं स्टैटिस्टिक्स पे मेहनत कर लूँ, उसके बाद LR पे मेहनत कर लूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा मैथ्स की, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट चैप्टर है आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। तो ये चैप्टर आसान है और ये आपका स्कोरिंग भी है, तो सबसे पहले आपको यही करना है। इसके अलावा इक्वेशन है, हाँ जी इक्वेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसके आप हम कहते हैं आप क्या, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो बेटा अगर आपको मैथ से थोड़ा सा भी डर लग रहा है और आपको लग रहा है यार मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कर लूं, तो सबसे पहले आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपके जो चैप्टर्स है ना, वो है तो अभी 11th वाले, 11th और 12th वाले। 12th वाले के अंदर मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जिसकी मैथ्स अच्छी है ना, उसको फायदा कहाँ हो सकता है, उसको फायदा हो सकता है हमारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। बाकी अगर आपकी मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक भी है और आपके पास चाहे आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, तब भी भाई साहब मैथ्स के अंदर आपको घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 10th तक के मैथ्स के चैप्टर है यार। ये देखो ना, रेशियो, प्रोपोर्शन 10th से पहले ही पढ़ा था ना, 5th से 6th में पढ़ा होगा। इक्वेशन भाई साहब 10th से पहले पढ़ के आ चुके हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर 4th 5th के अंदर सीखते थे।
ठीक है। बस हाँ, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाएगा, बट है तो आपका 10 से पहले का मैथ्स ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, तो बच्चों वाले चैप्टर में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं इसके अंदर। तो मैथ स्टैट्स एलआर में जिसको भी फोबिया है भाई, स्टैटिस्टिक्स एलआर इनसे चालू कर सकते हो। और आपके पास अगर लग रहा है कि यार मेरी ना मैथ स्टैट्स एलआर ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी जो क्लास 12 के साथ चालू करना है भाई, एलआर उठा के कर लो, 3-4-5 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, देन स्टैटिस्टिक्स उठा लेना और देन मैथ्स उठा लेना, ऐसे कर लो। अगर मैं बात करूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो भाई साहब बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स क्या है। उसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर हर कोई बच्चा पढ़ के आ रहा है 11-12 के अंदर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी आप पढ़ के आ रहे हो, तो 11-12 वाले चैप्टर्स हैं। बिजनेस साइकिल आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, ये भी आप अपने 12th में पढ़ते हो। नेशनल इनकम, ये भी आपका मैक्रो का पार्ट है। पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी 11th में पढ़ते थे बच्चे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको जो सिलेबस देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स का, वो भी आपको देखा मिलेगा। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, कंसेप्ट को करा, कंसेप्ट करने के बाद आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन को दूर कर लेना, और उसके अलावा इसकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जरूर देख लेना। इसकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर हमने जो आपके कौन से क्वेश्चन डाले हैं, जो आपके परफेक्ट प्रैक्टिस में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं ना, उसके अंदर ये भी बताया है कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके अंदर जो ऑप्शन सही नहीं है वो क्यों नहीं है। तो उससे क्या होता है, आपको ना उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। मैथ स्टैट्स एलआर की अगर मैं पीपी की बात करूंगा, तो मैथ स्टैट्स एलआर की पीपी में खास क्या है, मैथ स्टैट्स एलआर की पीपी में ये है खास कि भाई साहब 50-60 क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे चैप्टर के हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के यूनिक क्वेश्चन आ गए कि अगर आपने वो कर लिया ना, तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये है पीपी बुक की खासियत। तो आप पीपी बुक को रेफर कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। इसके अलावा अगर आप कोर्स को ही लेना चाहते हो, तो सीए फाउंडेशन 9.0 के अंदर आपको पीपी बुक के साथ साथ परफेक्ट एनालाइजर, यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट, हर एक चैप्टर के 2-2 मिनिमम टेस्ट, 3-3 टेस्ट आपको मिल जाते हैं, जिसको हमारी फैकल्टी चेक करके देती है। तो आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाती है। तो ये तो हमने समझा कि यार सिलेबस क्या है, क्या 11-12 के साथ कैसे। तो फिर अभी जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो अकाउंट्स के साथ और इकोनॉमिक्स के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं। तो अकाउंट्स का 11-12 का सब्जेक्ट उठाया, 11th-12th के अंदर जो यहाँ पर कॉमन टॉपिक है उनको उठाया, पढ़ना चालू कर दिया। ऐसे इकोनॉमिक्स 11-12 के जो टॉपिक्स हैं उन्हें उठाया, पढ़ना चालू कर दिया, उनके पीपी के क्वेश्चन देख लिए, आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लिए। अगर वैसे पीपी कर रहे हो तो आईसीए मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, या कोई बच्चा चाहता है यार मेरे पास टाइम है, मेरा 12th की ना तैयारी पूरी हो गई है, तो आप अपने पॉइंट को भी उठा सकते हो। बट जिसकी 12th की तैयारी चालू नहीं हुई है, 12th की तैयारी पूरी नहीं हुई है, वो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के साथ करिए। डेली आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको ना 10-12 घंटे देने की जरूरत नहीं है। आप टाइमली स्टार्ट कर रहे हो तो आप 3 से 5 घंटे भी अगर आप अभी भी दोगे ना अपने सीए फाउंडेशन को, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट को अगर टाइम दोगे, तो वो तो 12th के अंदर ऑटोमेटिकली जा रहा है ना, तो फायदा हो गया। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर हमारे वहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, हम उसको फाउंडेशन के लिए भी पढ़ रहे हैं और 12th के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी फायदा हो रहा है ना। तो सबसे पहले जो आपकी कॉमन चीजें है ना, उन कॉमन चीजों को अपने फाउंडेशन लेवल पे भी तैयार कर लो और 12th के लिए भी तैयार कर लो, तो कहीं भी नुकसान नहीं होगा, फायदा हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी यार 12th के साथ, और 3-4 घंटे 5 घंटे एक फाउंडेशन को देना एक अपने आप में एक बड़ी चीज है। कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लिया, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, या फिर द बेस्ट वन इज परफेक्ट प्रैक्टिस। क्यों, मैंने आपको बता दिया भाई साहब, आपको बेस्ट मार्जिन मिल जाती है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर डिफरेंट रिफ्रेशर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको क्लास 12 जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भाई साहब जो पेपर आता है वो 99% आपका आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी पास एग्जाम से आता है। उसकी बेस्ट मार्जिन आपको मिल जाती है हमारी पीपी बुक में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ पर आंसर की सिमेट्री मिल जाती है, पीपी बुक के साथ आपको उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो इसलिए हम पीपी बुक पे इतना फोकस कर रहे हैं। बाकी आपको अगर लगता है कि यार नहीं मेरे को तो किसी बुक की भी जरूरत नहीं है, तो बिना बुक के आप वैसे भी कर सकते हैं आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी पास एग्जाम के थ्रू। तो बताने का यही मकसद है। देखो, करना आसान है, तैयारी तो इसी तरीके से होनी है, और मेरे को उम्मीद है कि आप ये कर पाएंगे, क्योंकि आपने वीडियो एंड तक देख ली। तो आजकल मेरे को पता है वीडियो एंड तक देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, और अपनी क्लास 12 के साथ सीए फाउंडेशन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।